19वीं सदी के अंत तक भौतिकी और प्रकृति के कामकाज के बारे में हमारी जो भी समझ थी, यह सभी न्यूटन के मैकेनिक्स, मैक्सवेल की थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ऊपर आधारित थी। यह सभी थियरीज सफलतापूर्वक फिनोमिना को समझाने में सक्षम थी। इन थियरीज के ऊपर लोगों को इतना ज्यादा भरोसा था कि कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि अब फिजिक्स में कुछ भी नया खोजने को है ही नहीं, क्योंकि यह थियरीज लगभग सभी फिनोमिना को समझाने में सक्षम है। पर फिर लोगों को एक ऐसे फिनोमिना के बारे में मालूम पड़ा जिसे यह थियरीज समझा नहीं पा रहे थे। इस फिनोमिना को नाम दिया गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीजी न्यूज़। तो यह अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी क्या है? इसे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कैटास्ट्रोफी क्या है। कैटास्ट्रोफी अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है उथल पुथल। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। 1858 के आसपास फिजिसिस्ट ने एक ऐसे फिनोमिना के बारे में पता लगाया जिसके कारण हर एक वस्तु जो भी एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन तापमान के ऊपर है, कुछ खास वेवलेंथ्स में रेडिएशन एमिट करती है। जैसे जैसे उसका तापमान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वे और ज्यादा वेवलेंथ्स में रेडिएशन एमिट करने लगती है। यदि उसका तापमान कम रहता है तो वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड भाग में ही रेडिएशन एमिट करता है। जैसे जैसे उसका तापमान बढ़ता जाता है, वे इंफ्रारेड के साथ साथ विजिबल स्पेक्ट्रम में भी लाइट एमिट करता है। शुरुआत में यह लाल रंग का दिखाई देता है, पर जैसे जैसे इसका तापमान और बढ़ता जाता है, यह सफेद रंग का होने लगता है। आप भी इसे देख सकते हैं। जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो शुरुआत में वो गर्म तो होता है, पर हमारी आंखों को वह चमकता हुआ नजर नहीं आता। यदि हम इंफ्रारेड कैमरे से देखें तो हम देख सकते हैं कि वे इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रहा है। जैसे जैसे वे और गर्म होता जाता है तो एक वक्त के बाद वे हमें लाल रंग में चमकता हुआ नजर आता है, पर जैसे जैसे हम उसे और गर्म करते हैं तो हमें वे धीरे धीरे सफेद रंग का दिखाई देने लगता है। पर यदि हम उसे और यूं ही गर्म करते जाएंगे तो एक समय के बाद ऐसा होगा कि अब उसके अंदर से निकलने वाली ज्यादातर रेडिएशन विजिबल लाइट की जगह पर अल्ट्रावायलेट लाइट होगी, जो हमारी आंखें देख नहीं सकती। ये देखा गया है कि ऑब्जेक्ट्स केवल रेडिएशन को एमिट ही नहीं करते, बल्कि वे रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करते हैं। और इतना ही नहीं, हर एक ऑब्जेक्ट किसी एक तापमान पर कुछ खास रेडिएशंस को ही एमिट या एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट के चमक को देखकर हम उसके तापमान का अंदाजा लगा सकते हैं। फिजिसिस्ट ने यह पाया कि कोई ऑब्जेक्ट किस रंग की लाइट एमिट करेगा, यह पूर्णतः उसके तापमान पर निर्भर है। ऑब्जेक्ट के मटेरियल से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिजिसिस्ट ने फिर एक ऐसे ऑब्जेक्ट की कल्पना की जो हर एक तापमान पर अपनी सतह पर पड़ने वाली हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता हो, फिर चाहे वो किसी भी वेवलेंथ की हो। फिजिसिस्ट ने इस हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट को ब्लैक बॉडी नाम दिया। ब्लैक क्योंकि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी सतह पर पड़ने वाले हर एक लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वे हमें काला ही नजर आएगा। ब्लैक बॉडी हाइपोथेसिस के मुताबिक जब ब्लैक बॉडी अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेता है तो वे अपने अंदर से हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करता है। यानी कि अब यह ब्लैक बॉडी ब्लैक नहीं होगी, खैर फिर भी हम इसे अब भी ब्लैक बॉडी ही कहेंगे। ब्रह्मांड की कोई भी चीज परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, पर यहाँ मौजूद कुछ ऑब्जेक्ट्स इसकी काफी एक्यूरेट एजम्पशंस हैं। यहाँ पर आप यह ध्यान दें कि ब्लैक बॉडी सच में काली हो यह आवश्यक नहीं। असल में हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे अच्छे ब्लैक बॉडीज ब्लैक नहीं बल्कि चमकीले हैं। जैसे सूर्य लगभग सभी वेवलेंथ्स में लाइट एमिट करता है। ब्लैक बॉडी के इस कॉन्सेप्ट से विज्ञान जगत में उथल पुथल मच गई। पर इसमें उथल पुथल की क्या बात है? यदि आप ध्यान दें तो अभी हमने देखा कि यह ऑब्जेक्ट जिसे ब्लैक बॉडी नाम दिया गया है, यह हर एक वेवलेंथ की लाइट रेडिएट करता है। अब क्योंकि वेवलेंथ बस एक लंबाई मात्र है और लंबाई कितनी भी बड़ी या छोटी हो सकती है, क्योंकि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक कंटिन्यूअस वेव की तरह होती है, यानी कि इसमें हर एक वेवलेंथ की वेव मौजूद होती है। पर इसमें एक दिक्कत आ गई। क्या? चलिए समझते हैं। कोई एक वेव अपने साथ कितनी एनर्जी कैरी करता है यह उसके वेवलेंथ पर निर्भर करता है। किसी वेव का वेवलेंथ जितना कम होता है
वे अपने साथ उतनी ही ज्यादा एनर्जी कैरी करता है। अब क्योंकि मैक्सवेल के इक्वेशंस में यह नहीं बताया गया है कि कोई भी वेवलेंथ कितनी छोटी या कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अर्थ यह था कि कोई वेवलेंथ कितनी भी छोटी हो सकती थी। पर इसमें एक दिक्कत है, क्या? चलिए जानते हैं। अब क्योंकि वेवलेंथ कुछ और नहीं, बस एक डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस तो कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है। जिस प्रकार कोई नंबर हम जितना चाहे उतना डिवाइड कर सकते हैं, उसी प्रकार एक वेवलेंथ भी इनफाइनाइटली स्मॉल हो सकती है। पर अगर कोई वेवलेंथ इनफाइनाइटली स्मॉल हो तो इसका अर्थ यह होगा कि उसके अंदर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होगी। इसका अर्थ है कि कोई ब्लैक बॉडी अपने अंदर से अनंत ऊर्जा रेडिएट कर सकता था, पर यह तो संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका अर्थ यह था कि ब्लैक बॉडी अपने अंदर ऊर्जा बना रहा है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ऊर्जा तो जा नहीं रही थी। पर यह तो संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा को तो ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह थियरी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को भी समझा नहीं पा रही थी। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, क्लासिकल थियरी के हिसाब से यह ग्राफ ऐसा होना चाहिए, पर असल में तो यह ग्राफ ऐसा दिखता है। 5000 केल्विन के बाद आए एनर्जी की इंटेंसिटी में इस गिरावट को यह थियरी समझा नहीं पाती थी। अगर आप सूर्य के स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी और वेवलेंथ की इस ग्राफ को देखें तो आपको इसमें भी बिल्कुल यही नजर आएगा। तो अब ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को कैसे समझाया जाए, यह उथल पुथल विज्ञान जगत में शुरू हो गई। अब क्योंकि सबसे छोटी वेवलेंथ वाली लाइट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट बैंड में आती हैं, इसलिए इस समस्या को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी कहा गया। क्योंकि नेचर के वर्किंग को समझाने वाली हमारी अब तक की जो भी थियरीज थी, वे इस फिनोमिना को समझाने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए हमें एक नई थियरी की आवश्यकता महसूस हुई। सन 1990 में मैक्स प्लैंक ने इस फिनोमिना को समझाने के लिए अपनी एक नई थियरी पेश की, जो थी क्वांटम थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अपनी इस नई थियरी में मैक्स प्लैंक ने समझाया कि लाइट की एक तरंग किसी नदी की अविरल धारा की तरह कंटिन्यूअस नहीं चलती, जैसा कि अब तक हम सोचते आए थे, बल्कि इसकी बजाय यह बारिश की बूंदों की तरह छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में प्रसारित होती है। इन पैकेट्स को प्लैंक ने क्वांटा नाम दिया, और उसके अंदर जो ऊर्जा मौजूद होगी वो भी एक खास मात्रा की ही हो सकती है, जो कि उसके फ्रीक्वेंसी और एक कांस्टेंट, जिसे आज हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन जितनी होती है। तो अब प्लैंक ने यह समझा दिया था कि आखिर क्यों कोई ब्लैक बॉडी अपने अंदर से अनंत ऊर्जा प्रसारित नहीं कर सकता है, तो उसके अंदर अनंत ऊर्जा नहीं हो सकती है। यह हम पहले के सिद्धांतों द्वारा नहीं समझ सकते थे। तो इस अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी और क्वांटम थियरी के क्या मायने हैं? क्वांटम थियरी ही आगे चलकर क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखती है, जो सब एटॉमिक लेवल पर कणों के व्यवहार और नेचर के वर्किंग को समझाने वाली हमारी अब तक की सबसे सफल थियरी है। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में विस्तार से हम किसी और वीडियो में जानेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप देखते रहिए NDG न्यूज़।